हेलो स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है परमाणु का क्वांटम यांत्रिकीय मॉडल। स्टूडेंट, इस क्लास में हम अब तक की जितने भी सारी जो खोज हुई या बहुत सारे तथ्य निकले, कुछ वो तथ्य भी आएंगे और कुछ नई चीजें भी इसमें ऐड होगी। अब किस प्रकार से इस मॉडल को हम समझते हैं कि दो वस्तु आती है। एक तो आती है स्थूल वस्तु और एक आती है सूक्ष्म वस्तु। यानी कि जब स्थूल वस्तु का वेग की गणना की जाती है तो वो आसानी से हम उसकी गणना कर सकते हैं या उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि सूक्ष्म वस्तु के लिए कि उसके वेग की गणना क्या करना संभव है, तो उसके वेग की गणना करना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके वेग तथा स्थिति में, यानी कि संवेग तथा स्थिति में अनिश्चितताएं होती है, जिसके कारण हम उस वेग को ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो इस मॉडल का सबसे पहला बिंदु यही होगा जिसको हम लिखने का प्रयास करते हैं कि स्थूल वस्तुओं का वेग आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन सूक्ष्म वस्तुओं का वेग ज्ञात नहीं किया जा सकता, है, क्योंकि वेग तथा स्थिति में अनिश्चितताएं होती है। नाउ स्टूडेंट, अगले पॉइंट की हम बात करते हैं कि क्वांटम यांत्रिकी कहते किसे हैं। यानी कि द्रव्य के दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्वांटम यांत्रिकीय कहते हैं, या हम परमाणु क्वांटम यांत्रिकी कह सकते हैं। तो हम लिखने का प्रयास करते हैं कि द्रव्य के दोहरे व्यवहार को, यानी कि तरंग तथा कण के व्यवहार को, दोहरे व्यवहार को ध्यान में रखकर विकसित विज्ञान को क्वांटम यांत्रिकी कहते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा कि क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत उन सूक्ष्म तत्वों के, यानी कि उन सूक्ष्म वस्तुओं के वेग की गणना की जाती है जो तरंग तथा कण दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है कि क्वांटम यांत्रिकी में, पॉइंट नंबर 3 होगा, क्वांटम यांत्रिकी में सूक्ष्म वस्तुओं के उस वेग की गणना की जाती है जिसमें वस्तुओं का कण तथा तरंग व्यवहार शामिल होता है। अब यहां पर आपको समझना होगा स्टूडेंट कि क्वांटम यांत्रिकी के लिए एक समीकरण दिया गया जिसको हम श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहते हैं। अब श्रोडिंगर जो तरंग समीकरण था, उस समीकरण को देने वाले नाम से पता चल रहा है कि श्रोडिंगर ने ही इस समीकरण को दिया था। तो हम लिखेंगे कि क्वांटम यांत्रिकी के लिए समीकरण दिया गया जिसका नाम श्रोडिंगर तरंग समीकरण था। यहां पर आप ध्यान रखें कि श्रोडिंगर जो तरंग समीकरण था वो डी ब्रोगली द्वारा बताए गए द्वैत व्यवहार, यानी कि तरंग तथा
कण को ध्यान में रखकर ही इस समीकरण को बनाया गया था। तो हम लिखेंगे कि श्रोडिंगर समीकरण डी ब्रोगली के द्वैत व्यवहार की पालना करता है। अब यहां पर एक बात समझने की आती है कि श्रोडिंगर समीकरण डी ब्रोगली के व्यवहार की तो पालना करता है, लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, यानी कि या परमाणु के बारे में बात करें, यानी कि परमाणु या अणु, उसकी ऊर्जा में अगर परिवर्तन होता है तो उसके लिए श्रोडिंगर समीकरण किस प्रकार दिया जा सकता है। तो हम लिखेंगे, एक बार आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। हम लिखेंगे, हमारा पॉइंट अगला है, पॉइंट नंबर 6, कि परमाणु या अणु में ऊर्जा परिवर्तन के बाद श्रोडिंगर समीकरण निम्न प्रकार होगा। वो होगा इस प्रकार से, H कैप बनेगा इज इक्वल टू ई साइन कह सकते हैं हम इसको। अब यहां पर इस बात का ध्यान रखिए आप कि ये जो H कैप बताया गया है वो बताया गया है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के लिए। अब एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इस चिन्ह का अर्थ क्या है, यानी कि ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है और डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है। स्टूडेंट, इस प्रकार हम क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के बारे में हमने विस्तारित रूप से अध्ययन किया। अब हम अगले एक टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि इसी से जुड़ा हुआ है, यानी कि परमाणु तथा यानी कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण का हम किस प्रकार से उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि समीकरण आपके इस क्लास में नहीं दिया गया, यानी कि क्लास 11th की केमिस्ट्री में श्रोडिंगर समीकरण को थ्योरेटिकल रूप से बताया गया है। हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है हाइड्रोजन परमाणु तथा श्रोडिंगर तरंग समीकरण। यानी कि स्टूडेंट यहां पर इस बात को ध्यान रखें आप कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए जब श्रोडिंगर समीकरण को हल किया जाता है तो क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा इसके साथ ही हमको संगत तरंग फलन प्राप्त होते हैं। अब ये दोनों चीजें क्या होती है इसको हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन इस पॉइंट को एक बार हम लिखते हैं। जब हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण को हल किया जाता है तो क्वांटित ऊर्जा स्तर तथा संगत तरंग फलन प्राप्त होते हैं। अब यहां पर आप इस बात का ध्यान रखें स्टूडेंट कि दो शब्द आ रहे हैं, एक तो आ रहा है क्वांटित ऊर्जा स्तर और एक आ रहा है संगत तरंग फलन। यानी कि ये दो वस्तुएं क्या है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। यानी कि हमारे पास सबसे पहला है क्वांटित ऊर्जा स्तर। अब क्वांटित ऊर्जा स्तर किसके बारे में कहा गया है कि जैसा कि हमने पढ़ा था कि परमाणु में जो ऊर्जा स्तर है उनको n = 1 n = 2 इस प्रकार से जैसे जैसे बढ़ेंगे उनको प्रदर्शित किया जाएगा। तो इनको जो कहा गया है ऊर्जा स्तरों को वो मुख्य क्वांटम संख्या कहा गया है। तो इस प्रकार से कुल टोटल 4 क्वांटम संख्या है, लेकिन जो क्वांटित ऊर्जा स्तर है वो बताता है कि क्वांटित ऊर्जा स्तर का अर्थ होता है कि मुख्य रूप से 3 क्वांटम संख्या है, यानी कि क्वांटम संख्याओं को ही क्वांटित ऊर्जा स्तर हम कह सकते हैं। तो क्वांटित ऊर्जा स्तर को क्वांटम संख्या कहते हैं। अब यहां पर समझना है आपको कि क्वांटम संख्या कौन कौन सी है। एक चौथी क्वांटम संख्या है, हम क्वांटम संख्या के बारे में एक विस्तारित रूप से अलग क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन हमारे पास यह क्या है कि छोटा शब्द यानी कि टॉपिक आया है, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
तो क्वांटम संख्या मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है मुख्य क्वांटम संख्या, फिर होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या, उसके बाद होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक चक्रण क्वांटम संख्या भी होती है, लेकिन हम उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे। इसके अंतर्गत हम 3 क्वांटम संख्याओं को सम्मिलित करेंगे। सबसे पहली है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी है हमारे पास द्विगंशी क्वांटम संख्या, इसको आप पूरा लिख दें। और हमारे पास जो तीसरा है वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब यहां पर आप ध्यान रखें कि मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित किया जाता है, द्विगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल l से, और चुंबकीय क्वांटम संख्या को स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। हमारा जो अगला शब्द है वो है संगत तरंग फलन, यानी कि पॉइंट नंबर 3, संगत तरंग फलन। यहां पर आप इस बात का ध्यान रखें कि जो संगत तरंग फलन है वो परमाणु में जो ऊर्जा स्तर है उन ऊर्जा स्तरों में इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताता है। हम लिखेंगे संगत तरंग फलन ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताता है। अब संगत तरंग फलन जो है वो एक गणितीय फलन है जिसका मान परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है। इस चीज को हम क्वांटम संख्याओं में इसका विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। हमारे पास है कि संगत तरंग फलन एक गणितीय फलन है, गणितीय फलन है जिसका मान संगत तरंग फलन एक गणितीय फलन है जिसका मान इसके यानी कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, निर्देशांकों पर निर्भर करता है। यहां पर स्टूडेंट आप ध्यान रखें कि हाइड्रोजन परमाणु या उसके समान स्पीसीज के एक इलेक्ट्रॉनीय तरंग फलन को हम परमाणु कक्षक कहते हैं। हम लिखेंगे, अगला पॉइंट है हमारे पास पॉइंट नंबर 5 कि हाइड्रोजन, हम इसको एक बार आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट पूरे को, फिर हम लिखने का प्रयास करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट कि हाइड्रोजन परमाणु या उसके समान स्पीसीज के एक इलेक्ट्रॉनीय संगत तरंग फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि एक इलेक्ट्रॉनीय संगत तरंग फलन को एक इलेक्ट्रॉनीय निकाय भी कहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनीय निकाय भी कहते हैं। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात आती है कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो उसके साइन स्क्वायर अर्थात प्रायिकता घनत्व के समानुपाती होती है। हम लिखेंगे कि किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु के प्रायिकता घनत्व यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रायिकता घनत्व जिसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे स्क्वायर से, प्रायिकता घनत्व के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। स्टूडेंट, इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल तथा हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर समीकरण के कौन कौन से तर्क है उसके बारे में हमने विस्तारित रूप से अध्ययन किया। इसी प्रकार की और क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।